वेलकम बैक चौहान कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपने पास बात चल रही थी क्लास 12 के जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 उसके अपन लोगों ने कुछ वीडियोस यानी कि पार्ट नंबर 4 तक वीडियोस कंप्लीट आप लोगों को यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी गई है। तो यदि कोई स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो वो चौहान कोचिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन को सेलेक्ट करें और वहां की पीछे वाले सारे वीडियोस को एक बार प्लीज कंप्लीट तरीके से चेक कर दें। आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 5 और आज के इस टॉपिक के अंदर अपन लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है उसकी विलेयता के बारे में। ठीक है, वापस बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है अपने लिए वो क्या वो सुन लो। अपन यहां पर जो केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे बाकी वालों को अपन लोग यहाँ पर स्किप करने वाला है, नहीं। अपन लोग सारे के सारे टॉपिक जिस प्रकार से क्लासरूम में जो आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक होते हैं उसी प्रकार से हर एक टॉपिक को अपन अटेम्प्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। हर एक जो अपने पास चैप्टर है उसको इजी वे में किस प्रकार ट्रिक के अकॉर्डिंग किस प्रकार इजीली इस टॉपिक को याद किया जा सके उसके अकॉर्डिंग अपन लोग सारी की सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ओके, तो चलो आज की जो क्लास उसको स्टार्ट करते हैं अपन लोग। और आज का जो टॉपिक अपने पास वो कौन सा वाला है, विलेयता। इस टॉपिक के अंदर अपन लोग बहुत सारे इसके अलग अलग पार्टिसिपेशंस भी पढ़ेंगे, जैसे ठोसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता, राइट। ओके, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा के बारे में। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, तो अपने पास विलेयता की डेफिनेशन होती है स्थिर ताप पर किसी विलायक पदार्थ में घुलने वाले विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा को विलेयता कहते हैं। प्लीज बी अटेंशन हियर। विलेयता यहां पर अपने पास स्थिर ताप पर यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी ताप का मान स्थिर होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि अपन लोग है ना ताप स्थिर को बिल्कुल फोकस नहीं करते, अपन लोग सीधे कहते हैं कि विलायक पदार्थ में जो विलेय पदार्थ घुलता है उसकी जो मात्रा है उसी को अपन लोग वो कहेंगे विलेयता। लेकिन कंडीशन अप्लाई, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर की वैल्यू स्थिर होनी चाहिए। क्योंकि यदि अपन लोग किसी अभिक्रिया के अंदर यदि अपन लोग ताप को बढ़ा दें या फिर घटा दें तो विलेयता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। विलेयता घट भी सकती है और विलेयता बढ़ भी सकती है, वो पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड होता है। यानी कि अपन लोग यदि हमें विलेयता के बारे में पता करना है तो अपन लोग स्टार्ट के अंदर क्या फोकस करने वाले कि टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि स्थिर ताप पर किसी विलायक पदार्थ में घुलने वाले विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अब बात करते हैं विलेयता के प्रकार। तो विलेयता के अपन लोग यहाँ पर एक दो प्रकार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता। और जो दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे वो अपन लोग डिस्कस करेंगे गैसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता, राइट। ओके, अब आप लोग प्लीज यहां फोकस कर सकते हो ठोसों की द्रवों में, यानी कि द्रव के अंदर किसको मिक्स किया जा रहा है, ठोस को। यानी कि यहाँ पर जो द्रव है वो अधिक मात्रा में है, यानी वो तो किसकी भांति बिहेव करेगा, एक प्रकार के विलायक की भांति। और ठोसों की यानी कि ठोसों को द्रवों में मिक्स किया जा रहा है, यानी वो किसकी भांति बिहेव करेगा, अपने पास विलेय पदार्थ की। यानी कि यहाँ पे ठोस तो क्या होगा, विलेय पदार्थ होगा, और जो द्रव होगा वो क्या होगा, विलायक पदार्थ होगा। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपन लोगों को ये बातें बहुत इजीली पता चल रही है, ठीक है। यहाँ पर फोकस करें गैसों की द्रवों में विलेयता, यानी कि यहाँ पर गैसों की, यहाँ पर गैसें कम मात्रा के अंदर है, यानी यह तो अपने पास क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ, और द्रवों में यानी कि अपने पास ये क्या हो जाएगा, विलायक पदार्थ हो जाएगा, राइट। तो अपन लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी। तो अपने पास अपन लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, तो स्थिर ताप पर किसी विलायक पदार्थ में घुलने वाले
विलय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। इसके टू पार्टिसिपेशंस अपन लोग डिस्कस करने वाले, ठोसों की द्रवों में विलयता और गैसों की द्रवों में विलयता। आप लोग ये सोच रहे होंगे सर एक टॉपिक और बच गया, द्रवों की द्रवों में विलयता। तो आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्रवों की द्रवों में जो होती है विलयता उसको अपन लोग पायस कहते हैं। पायस वाला जो अपने पास ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, जब अपन लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे तो अपन लोग वहां पर सरफेस केमिस्ट्री यानी कि पृष्ठीय रसायन, वहां पर इसके बारे में पूरा डिस्कशन है वो अलग से उसको डिस्कस किया जाएगा कि पायस क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, राइट। तो प्लीज आप लोग एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन लोग इसका पहला पॉइंट अपन लोग कंप्लीट तरीके से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, तो प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठोसों की द्रवों में विलयता। इन टॉपिक के अंदर अपन लोग कौन कौन सी बातें डिस्कस करेंगे वो समझा आप लोग सबसे पहले से। ठोसों की द्रवों में विलयता की टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो अपने पास इसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से अपने पास कारक है तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो ठोसों की द्रवों में जो विलयता उसको प्रभावित करने वाले टोटल 3 कारक हैं। पहला कारक कौन सा है, पदार्थ की प्रकृति, यानी पदार्थ की प्रकृति का यहाँ पर जो इशू होगा वो ये होगा कि वो ध्रुवीय प्रकृति का है या फिर अध्रुवीय प्रकृति का है, राइट। ओके, तो अपन लोग यहाँ पर इसको अलग तरीके से वापस कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे कि यदि अपने पास कोई भी विलयन यदि उसके अंदर ध्रुवीय ध्रुवीय है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय है तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। यानी जो प्रकृति के बारे में बात करेंगे, इसके नेचर के बारे में यदि कंप्लीट तरीके से डिस्कस करेंगे तो अपन लोग क्या करेंगे कि वहां पर जो अपने पास जो विलय और जो है विलायक वो अपने पास ध्रुवीय प्रकृति के हैं या अध्रुवीय प्रकृति के। दूसरी बात है टेम्परेचर यानी कि ताप, यानी कि जो अभिक्रिया है उसके अंदर जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया का प्रकार कौन सा वाला है, यानी कि इसका प्रकार हो सकता है कि वो उष्माक्षेपी है, हो सकता है कि वो कौन सा वाला है, उष्माशोषी है। उष्माक्षेपी होगा तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उष्माशोषी होगा तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, बातें सारी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। ओके, इसके बाद में अपने पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है वो सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपन चलो सबसे पहले जो अपने पास टॉपिक है वो है पदार्थ की प्रकृति। इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पदार्थ की प्रकृति से क्या मतलब है उस बात को एक बार प्लीज आप लोग ध्यान से समझें। पदार्थ की प्रकृति से मतलब है अपने पास आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि समान समान को बोलता है। क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, समान समान को बोलता है, समान समान को बोलता है, राइट। इंग्लिश में बोलेंगे तो अपन लोग क्या बोलेंगे इसको, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब यहां पर समान समान का मतलब क्या है, तो समान समान का सीधा मतलब ये है कि जो ध्रुवीय वाला होता है उसमें ध्रुवीय वाला घुलता है और जो अध्रुवीय वाला होता है उसमें अध्रुवीय वाला घुलता है। बातों को ध्यान से समझिए आप लोग। यहाँ पर इसका क्या मतलब हो, अपने पास ध्रुवीय ध्रुवीय को बोलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय को बोलता है तथा अध्रुवीय अध्रुवीय को बोलता है, ठीक है। यानी कि अपने पास कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी ध्रुवीय प्रकृति होती है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति अध्रुवीय प्रकृति होती है। अब इन बातों को अपन ना नॉर्मल अपने प्रैक्टिकल के एग्जाम के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। सबको पता है ना, जो इंसान होते हैं वो क्या होते हैं, इंसानों के साथ में रहते हैं, जो जानवर है वो क्या होते हैं, जानवर के साथ में रहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन, ध्रुवीय जो होगा वो क्या होगा, ध्रुवीय वालों के साथ में रहेगा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा भी देखा होगा ना कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, स्टडी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, तो उनका ग्रुप अलग ही होता है, सारे समझदार बच्चे, सारे पढ़ने वाले बच्चे एक साथ रहते हैं। लेकिन कुछ जो स्टूडेंट है ना अपवाद के तौर पे होते हैं, मतलब उनका एक ही काम होता है, सिर्फ मस्ती मजाक में रहने का काम, तो वो वाला ग्रुप बिल्कुल अलग होता है। उसमें रहने वाले सारे के सारे एक ही प्रकार का काम करते हैं, ठीक है। यानी कि अपन यहाँ पर क्या बोलने वाले कि समान समान को बोलता है, सेम कैटेगरी वाले सेम कैटेगरी वाले के साथ में जाएंगे। लेकिन यदि सेम कैटेगरी वाला किसी अदर कैटेगरी वाले के साथ चला गया ना तो वो अनकंफर्टेबल फील करने वाला है, राइट। यानी कि वो उसके अंदर घुलने वाला नहीं, उसकी घुल मिलने की क्षमता उसके अंदर बहुत कम हो जाएगी। यानी कि यदि अध्रुवीय को यदि ध्रुवीय के अंदर मिक्स किया जाएगा तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि वो पूर्ण तरीके से घुलता नहीं है, उसकी घुलने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, राइट। हाँ, तो अभी अपन लोग बात करते हैं इनके एग्जांपल्स के बारे में, राइट। अब एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं अपन लोग कि यहाँ पर अपने पास जो ध्रुवीय वाला होगा वो ध्रुवीय वाले के अंदर मिक्स होता है या फिर नहीं होता है।
उसकी स्टेट का यानी कि उसकी अवस्था का किस प्रकार से इफेक्ट पड़ने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर चेक करें, अपन लोगों ने यहाँ पर जो पहला एग्जांपल सॉल्व किया है वो यहाँ पर तो अपने पास है KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, और जो सेकंड एग्जांपल है वो है H2O यानी कि जल। अपन लोग बात करते हैं KCl के बारे में। यदि अपन लोग KCl के यदि बारे में बात करें ना, तो ये एक प्रकार का आयनिक प्रकृति का होता है। इसके टू पार्टिसिपेशंस क्या हो जाएंगे अपने पास, यानी कि एक तो हो जाएगा K प्लस, एक अपने पास क्या हो जाएगा Cl माइनस। यानी कि यहाँ पर जैसे ही अपन लोग यहाँ पर KCl के बारे में बात करेंगे, ये टू पार्ट्स में मतलब ब्रेक हो जाएगा और इसके दो ध्रुवों का निर्माण हो जाएगा। और यदि इसका एक ध्रुव तो हो गया पॉजिटिव, इसका एक ध्रुव क्या हो चुका है नेगेटिव, यानी कि यह एक प्रकार का अपने पास डाइपोल कंपाउंड है, अपने पास एक प्रकार का ध्रुवीय कंपाउंड है। इसकी द्विध्रुव आघूर्ण का कोई ना कोई फिक्स मान यहाँ पर पॉसिबल है। दूसरी बात करते हैं H2O यानी कि जल। और जल जो होता है इसका फॉर्मूला H2O, और इसके भी टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होने के चांसेस होते हैं। एक होता है OH प्लस, एक अपने पास क्या होता है OH माइनस, यानी इसके भी दो ध्रुव बन चुके हैं, यानी यह भी ध्रुवीय प्रकृति का है। और जब दोनों के दोनों ध्रुवीय प्रकृति के हैं तो ध्रुवीय ध्रुवीय को क्या कर देगा, गोल देगा, यानी कि अपने पास ये दोनों एक दूसरे के अंदर विलय हैं। बात समझ में आ गई अच्छे से। सेम कंडीशन अपने पास सेम कंडीशंस फ्रॉम हियर NaCl इज आल्सो डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स, फर्स्ट Na प्लस एंड द सेकंड ऑफ Cl माइनस। इसका एक Na प्लस बन जाएगा, एक Cl माइनस बन जाएगा। H2 का मैंने जस्ट बताया H प्लस और OH माइनस। तो यानी कि दोनों ध्रुवीय प्रकृति के हो चुके हैं, यानी यह भी क्या हो जाएगा, ये भी अपने पास सोल्यूबल है, यानी कि यह भी विलय है। लेकिन यहाँ फोकस करते हैं KCl तो ध्रुवीय प्रकृति का, ये अपने पास मैंने फॉर्मूला बना रखा है, इसको अपन कहते हैं बेंजीन। और जो बेंजीन होता है उसके डायपोल मोमेंट यानी कि उसके द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है वो शून्य होता है, और शून्य बोर मैग्नेट्रॉन होने के कारण वो अध्रुवीय प्रकृति का होता है। यानी एक तो भाई साहब इंसान हो गया, दूसरा जानवर हो गया, दोनों का मेल मिलाप होने वाला बिल्कुल नहीं है, यानी कि ये इसके अंदर विलय होने वाला नहीं है। ठीक है। दूसरा एग्जांपल NaCl यदि नेफ्थलीन के साथ में इसको टारगेट करेंगे तो नेफ्थलीन जो होता है उसके भी डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है, यह अध्रुवीय प्रकृति का होता है, यानी कि यह भी अपने पास कैसा हो जाएगा, अध्रुवीय हो जाएगा, यानी ध्रुवीय और वो अध्रुवीय, यानी कंप्लीट तरीके से सॉल्युबल होने वाले नहीं है। राइट। तो अपन लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि ठोसों को कि द्रवों में जो विलयता होती है उसको प्रभावित करने वाला जो पहला जो अपने पास कारक है वो कौन सा है, पदार्थ की प्रकृति। तो क्या डिस्कस करेंगे, समान समान को घुलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय अध्रुवीय को घुलता है, लेकिन कभी भी ध्रुवीय अध्रुवीय को घुलता नहीं है। मैंने बाय डिफॉल्ट एग्जांपल भी बता दिया आप लोगों को कि किस प्रकार से आप लोगों को इनके ऊपर फोकस करना है। राइट। तो प्लीज आप लोग फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं ताप के प्रभाव के बारे में, टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में। ताप की जो प्रभाव के अंदर अपन लोग दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहली बात करेंगे ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में क्या होता है, दूसरी बात करेंगे ऊष्माक्षेपी प्रक्रम क्या होता है। ठीक है। लेकिन दोनों में टेम्परेचर का इफेक्ट देखने से पहले, उसकी सोल्युबिलिटी वाली कंडीशन देखने से पहले अपन लोग ये बात करते हैं और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता क्या है या फिर ऊष्माशोषी प्रक्रम यानी कि अभिक्रिया होती क्या है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम आप लोग प्लीज यहां फोकस करना, ऊष्माक्षेपी, और क्षेपी का मतलब होता है कमी, यानी कि अपने पास अपन लोग बात करते हैं ऐसा प्रक्रम जिसमें उष्मा में कमी होती है, उष्मा के मान में कमी आती है, ऐसा प्रक्रम क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहलाता है। उष्माशोषी प्रक्रम यानी कि ऐसा प्रक्रम जिसमें शोषे का मतलब होता है शोषण करना, शोषण करने का मतलब होता है ग्रहण करना, यानी कि ऐसा प्रक्रम जिसमें उष्मा को ग्रहण किया जाता है क्या कहलाती है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अपन लोग बात करते हैं, आप लोग प्लीज एक एग्जांपल के ऊपर फोकस करना। जैसे अपन लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है, वो प्रक्रम उष्माक्षेपी प्रक्रम होगा या उष्माशोषी प्रक्रम होगा। राइट। तो अपन लोग क्या बोलेंगे, वो एक प्रकार का उष्माशोषी प्रक्रम है, क्योंकि वो क्या करता है, ताप को उष्मा को ग्रहण करता है। अपन लोग जैसे ही गैस का बर्नर ऑन करते हैं, बर्नर ऑन करने के बाद में क्या होता है, हीट निकलती है ना, वो सारी हीट जो चाय वो क्या करती है, उसको ग्रहण करती है, यानी कि उष्मा का क्या करती है, शोषण करती है। उष्मा का शोषण जैसी करती है तो अपने पास क्या होने लग जाती है, चाय बनने लग जाती है। अब आप लोग बताना, यदि टेम्परेचर यदि अपन लोग चाय बना रहे हो, यदि टेम्परेचर को यदि और अधिक करेंगे अपन लोग तो क्या कंडीशन होने वाली है, विलयता उतनी ज्यादा स्पीड से होने वाली है और चाय उतनी ही स्पीड से बनेगी। यानी पहले बात करते हैं अपन लोग उष्माशोषी प्रक्रम में, तो इसमें क्या बोलने वाले अपन लोग, इस प्रक्रम में जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे ताप के मान में वृद्धि करते हैं, वैसे वैसे
विलेयता में क्या होती है, वृद्धि होती है। विलेयता में वृद्धि होती है। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो क्या बोलने वाले हैं कि इस प्रकार में जैसे जैसे ताप में क्या करते हैं अपन लोग, वृद्धि करते हैं, वैसे वैसे विलेयता के मान में भी क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। अब यहाँ फोकस करना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में क्या होता है, ऊष्मा का ह्रास होता है, यानी कि ऊष्मा के मान में कमी आती है, और जैसे जैसे ऊष्मा के मान में कमी आती जाएगी वैसे वैसे विलेयता बढ़ती जाएगी। और ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा के मान में कमी हो रही है, मतलब ताप में कमी हो रही है, तो यहाँ पर कंडीशन अलग है। ताप में यदि कमी होगी तो विलेयता में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि क्षेपी का मतलब भी क्या होता है, कमी होता है। तो क्या बोलेंगे अपन लोग, यस, इस प्रक्रम में जैसे जैसे ताप में कमी होती है, ताप में कमी होती है, वैसे वैसे विलेयता के मान में वृद्धि होती है। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो प्लीज एक बार दोनों चीजों को एक बार कंप्लीट तरीके से चेक करें आप लोग। पहला जो टॉपिक है वो अपने पास कौन सा है, ऊष्माक्षेपी वाला है, और जो सेकंड है वो कौन सा, ऊष्माशोषी वाला है। तो ऊष्माक्षेपी में क्या बोलेंगे अपन लोग, इस प्रक्रम में जैसे जैसे ताप में कमी होती है, यानी कि क्षेपी का मतलब कमी, और ताप में कमी होती है तो विलेयता में वृद्धि होती है। लेकिन ऊष्माशोषी में क्या बोलेंगे अपन लोग, जैसे जैसे ताप के मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे विलेयता के मान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। ये पूरा का पूरा जो अपने पास जो एल्गोरिथम जो अपने पास यहाँ पर आता है वो लासातीरे का जो नियम होता है उसके अनुसार ही सारा प्रक्रम प्रोसेस होता है कि किस प्रकार से कमी होती है और किस प्रकार से वृद्धि होती है। तो ठोसों की द्रवों में जो विलेयता होती है उसके ऊपर आप लोगों को ताप का जो इफेक्ट है वो बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। ताप का इफेक्ट किसी एक बेसिस पे कार्य नहीं करता है, वो दोनों बेसिस पे कार्य करता है कि अभिक्रिया की प्रकृति क्या है, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकृति की है या फिर अभिक्रिया ऊष्माशोषी प्रकृति की है। राइट? तो प्लीज आप लोग फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाद में अपने पास इसका पॉइंट नंबर 4 यानी कि दाब का प्रभाव। ठीक है, दाब का जो प्रभाव यदि अपन लोग यहाँ पर बात करें ना ठोसों की द्रवों में विलेयता के ऊपर, तो आप लोग क्या प्लीज फोकस करना, एक तो होता है ठोस, एक अपने पास क्या होता है, द्रव। ठोस और द्रव दोनों के दोनों असंपीडीय होते हैं। यह भी कैसा होता है, असंपीडीय, यह भी कैसा होता है, असंपीडीय। अब संपीड़ित का मतलब क्या होता है कि अपना सब लोगों को अच्छे से पता है कि अपने जैसे घरों में जो एलपीजी गैस होती है, तो जो गैस होती है उसको अपन लोग क्या करते हैं, संपीड़ित करके, संपीड़ित करने के बाद वो क्या होती है, थोड़ी इकट्ठी हो जाती है, उसके बाद उसको गैस की टंकी में फिलअप कर दिया जाता है। यानी कि गैसों की संपीड़ितता होती है, उनको दबाया जा सकता है। लेकिन यहां पर अपन लोग यदि बात करें कि ठोसों को दबाओ, उसको प्रेशराइज करो, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं। अपन लोग जैसे क्या करते हैं, अपने पास किसी बाइक की जो टायर के अंदर की हवा कम पड़ जाती है, अपन लोग क्या करते हैं, पंप से हवा भरते हैं ना, जैसे उसको प्रेशराइज करते हैं, जैसे उसके ऊपर हम लोग जो प्रेशर है मतलब जो दाब लगाते हैं अपन लोग, तो क्या होता है कि वो गैस संपीड़ित होती है, और वो गैस संपीड़ित होती है मतलब वो क्या होती है कि चारों तरफ से उसको दबाते हैं तो वो किसी एक स्थान के ऊपर इकट्ठी हो जाती है। राइट? लेकिन ठोसों को यदि अपन लोग प्रेशराइज करेंगे, किसी भीत की जाकर के धक्के मारेंगे कि हाँ ये दीवार दब जाएगी, तो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से जो द्रव होता है वो भी कैसा होता है, असंपीडीय होता है। दोनों की प्रकृति असंपीडीय होने के कारण ठोसों की जो द्रवों में विलेयता होती है, उस विलेयता के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन यदि आ जाए कि ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का प्रभाव समझाओ, तो आप लोग क्या बोलोगे कि ठोसों की द्रवों में विलेयता पर ठोसों की द्रवों में जो विलेयता होती है उसके ऊपर दाब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ठोस और द्रव दोनों जो पदार्थ होते हैं वो दोनों अपने पास असंपीडीय होते हैं, और इसी कारण उसको संपीड़ित करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता, यानी इसके ऊपर दाब लगाना संभव नहीं होता है। राइट? तो आज की क्लास के अंदर अपन लोगों ने डिस्कस किया कि विलेयता क्या होती है, विलेयता के कितने प्रकार, अपन लोगों ने 2 प्रकार पढ़े, ठोसों की द्रवों में विलेयता और गैसों की द्रवों में विलेयता। इसके बाद में अपन लोगों ने वापस ठोसों की द्रवों में जो विलेयता है उसको पूरा डिस्कशन किया, उसको प्रभावित करने वाले 3 कारक पढ़े। पहला कारक कौन सा था अपने पास, उसकी
उसकी प्रकृति, यानी कि समान समान को बोलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय को बोलता है और अध्रुवीय अध्रुवीय को बोलता है, लेकिन ध्रुवीय कभी भी अध्रुवीय को बोलता नहीं है। इसके बाद अपन लोगों ने उसके बाय डिफॉल्ट एग्जांपल तक पढ़े थे कि NaCl को यदि जल में घोल दे तो दोनों ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं और पदार्थ उसके अंदर इजीली विलय हो जाएगा, लेकिन यदि NaCl को यदि बेंजीन के अंदर विलय किया जाएगा तो NaCl तो ठोस अवस्था में होता है, यानी कि वहां पर अपन लोग बात करते हैं वो उसकी जो प्रकृति वो ध्रुवीय होती है, जबकि इधर बेंजीन कैसा होता है, अध्रुवीय होता है और उसका उसके अंदर विलय होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो वो तो पढ़ लिया अपन लोगों ने उसकी प्रकृति। फिर बात की थी ताप के प्रभाव के बारे में। ताप के भी अपने पास दो इफेक्ट थे, एक बार तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में अलग कंडीशन, एक बार ऊष्माशोषी के अंदर अलग कंडीशन। ऊष्मा जो शेपी में अपन लोगों ने क्या पढ़ा, ऊष्माक्षेपी में अपन लोगों ने डिस्कस किया कि जब किसी अपने पास यदि कोई प्रक्रम यदि ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो उसके ताप के मान में यदि कमी की जाती है तो उसकी विलयता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसके बाद अपन लोगों ने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी में क्या था कि ताप के मान में जैसे जैसे वृद्धि की जाती है वैसे वैसे विलयता के मान में भी वृद्धि होती है। और लास्ट एंड फाइनल टॉपिक डिस्कस किया था अपने पास टेम्परेचर ऑफ इफेक्ट, ये इसका तीसरा इफेक्ट था, ठीक है, ओके। ताप के प्रभाव में क्या बताया कि ठोस और द्रव जो होते हैं, यानी कि ठोसों के द्रवों में विलयता होती है, तो ठोस और द्रव दोनों के दोनों असमपीढ़ी होते हैं, इस कारण दाब का किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आज की क्लास अपन लोगों ने कंप्लीट की। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे गैसों के द्रवों में विलयता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग चैनल की वीडियोस के ऊपर बने रहे, सारी जो वीडियोस का आप लोग अच्छे तरीके से देखें, उनके नोट्स बनाते रहे, और यदि आप लोगों को पीडीएफ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को मेरे मोबाइल नंबर अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोगों को नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।